सहकार रेडियो पर आप सुन रहे हैं कहानियों का कारवां। सहकार रेडियो के श्रोताओं को सुनील का नमस्कार। कहानियों का कारवां कार्यक्रम में आज हम आपको सुनाएंगे कहानी निमंत्रण, जिसे लिखा है मशहूर कहानीकार प्रेमचंद ने। पंडित मोटेराम शास्त्री ने अंदर जाकर अपने विशाल उदर पर हाथ फेरते हुए ये पद पंचम स्वर में गाया। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। सोना ने प्रफुल्लित होकर पूछा, कोई मीठी ताजी खबर है क्या? शास्त्री जी ने पैंतरे बदल कर कहा, मान लिया आज। ऐसा ताक कर मारा कि चारों खाने चित, सारे घर का नेवता, सारे घर का। वो बढ़ बढ़ कर हाथ मारूंगा कि देखने वाले दंग रह जाएंगे। उधर महाराज अभी से अधीर हो रहे हैं। सोना, कहीं पहले की भांति अब भी धोखा ना हो, पक्का पोड़ कर लिया है ना? मोटेराम ने मूछें ऐंठते हुए कहा, ऐसा असगुन मुंह से ना निकालो। बड़े बड़े जब तब के बाद ये शुभ दिन आया है, जो तैयारियां करनी है कर लो। सोना, अरे वो तो करूंगी ही, क्या इतना भी नहीं जानती? जन्म भर घास थोड़े न खोदी हूँ, मगर है घर भर का ना। मोटेराम, अब और कैसे कहूँ, पूरे घर भर का है। इसका अर्थ समझ में न आया हो तो मुझसे पूछो। विद्वानों की बात समझना सबका काम नहीं, मगर उनकी बात सभी समझ ले तो उनकी विद्वत्ता का महत्व ही क्या रहे। बताओ, क्या समझी? मैं इस समय बहुत ही सरल भाषा में बोल रहा हूँ, मगर तुम समझ नहीं सकी। बताओ, विद्वत्ता किसे कहते हैं? महत्व ही का अर्थ बताओ। घर भर का निमंत्रण देना क्या दिल लगी है? हाँ, ऐसे अवसर पर विद्वान लोग राजनीति से काम लेते हैं और उसका वही आशय निकालते हैं जो अपने अनुकूल हो। मुरादापुर की रानी साहब 7 ब्राह्मणों को इच्छा पूर्ण भोजन कराना चाहती हैं। कौन कौन महाशय मेरे साथ जाएंगे, निर्णय करना मेरा काम है। अलगू राम शास्त्री, बेनी राम शास्त्री, छेदी राम, भवानी राम शास्त्री, फेकू राम शास्त्री, मोटे राम शास्त्री आदि। जब इतने ब्राह्मण अपने ही घर में हैं, तब बाहर कौन ब्राह्मणों को खोजने जाए? सोना, और 7वां कौन? मोटे, बुद्धि दौड़ाओ। सोना, अच्छा एक पत्तल घर लेते आना। मोटे, फिर वही बात जिसमें बदनामी हो। छी, पत्तल घर लाऊं? उस पत्तल में वो स्वाद कहाँ जो जजमान के घर पर बैठकर भोजन करने में। सुनो, 7वें महाशय हैं पंडित सोनाराम शास्त्री। सोना, चलो दिल लगी करते हो, भला कैसे जाऊंगी मैं? मोटे, ऐसे ही कठिन अवसरों पर तो विद्या की आवश्यकता पड़ती है। विद्वान आदमी अवसर को अपना सेवक बना लेता है, मूर्ख अपने भाग्य को रोता है। सोना देवी और सोनाराम शास्त्री में क्या अंतर है जानती हो? केवल परिधान का। परिधान का अर्थ समझती हो? परिधान पहनावे को कहते हैं। इसी साड़ी को मेरी तरह बांध लो, मेरी मिर्जई पहन लो, ऊपर से चादर ओढ़ लो। पगड़ी मैं बांध दूंगा, फिर कौन पहचान सकता है? सोना ने हंसकर कहा, मुझे तो लाज लगेगी। मोटे, तुम्हें करना ही क्या है, बातें तो हम करेंगे। सोना ने मन ही मन आने वाले पदार्थों का आनंद लेकर कहा, बड़ा मजा होगा। मोटे, बस अब विलंब ना करो, तैयारी करो, चलो। सोना, कितनी फंकी बना लूं? मोटे, ये मैं नहीं जानता, बस यही आदर्श सामने रखो कि अधिक से अधिक लाभ हो। सहसा सोना देवी को एक बात याद आ गई, बोली, अच्छा इन बिच्छुओं का क्या करूंगी? मोटे राम ने त्योरी चढ़ाकर कहा, इन्हें उठाकर रख देना, और क्या करोगी? सोना, हाँ जी, क्यों नहीं, उतार कर रख क्यों न दूंगी। मोटे, तो क्या तुम्हारे बिछुए पहने से ही मैं जी रहा हूँ? है जीता हूँ तो पौष्टिक पदार्थों के सेवन से, तुम्हारे बिछुओं के पुण्य से नहीं जीता। सोना, नहीं भाई, मैं बिछुए नहीं उतारूंगी। मोटे राम ने सोचकर कहा, अच्छा पहने चलो, कोई हानि नहीं, गोवर्धनधारी ये बाधा भी हर लेंगे। बस पाँव में बहुत से कपड़े लपेट लेना, मैं कह दूंगा इन पंडित जी को भील पाँव हो गया था। क्यों, कैसे सूझी?
पंडिताइन ने पतिदेव को प्रशंसा सूचक नेत्रों से देखकर कहा, जन्म भर पढ़ा नहीं है। संध्या समय पंडित जी ने 5 पुत्रों को बुलाया और उपदेश देने लगे। पुत्रों, कोई काम करने से पहले खूब सोच समझ लेना चाहिए कि कैसा होगा, क्या होगा। मान लो रानी साहब ने तुम लोगों का पता ठिकाना पूछना प्रारंभ कर दिया, तो तुम लोग क्या उत्तर दोगे? ये तो महान मूर्खता होगी कि तुमसे मेरा नाम लो। सोचो कितने कलंक और लज्जा की बात होगी कि मुझ जैसा विद्वान केवल भोजन के लिए इतना बड़ा कुचक्र रचे। इसलिए तुम सब थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि मेरे पुत्र हो। कोई मेरा नाम नहीं बतलाएगा। हाँ, संसार में नामों की कोई कमी नहीं। कोई अच्छा सा नाम चुनकर बता देना। पिता का नाम बदल देने से कोई गाली थोड़ी न लगती है, ये कोई अपराध भी नहीं है। अलगू, आप ही बता दीजिए। मोटे, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ? इतने महत्व का काम मुझे स्वयं करना चाहिए। अच्छा सुनो, अलगू राम के पिता का नाम है पंडित केशव पांडे। खूब याद कर लो। है बेनी राम के पिता का नाम पंडित मंगरू ओझा, याद कर लो। छेदी राम के पिता हैं पंडित दमड़ी तिवारी, भूलना नहीं। भवानी, तुम गंगू पांडे बदलाना है, खूब याद कर लो। अब रहे फेंकू राम, तुम बेटा बतलाना सेतु राम पाठक। हो गए सब? हो गया सबका नामकरण? अच्छा चलो, अब मैं परीक्षा लूंगा, होशियार है ना। बोलो अलगू, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? अलगू, पंडित केशव पांडे। बेनीराम, तुम बताओ। दमड़ी तिवारी। छेदी, ये तो मेरे पिता का नाम है। बेनी, मैं तो भूल गया। मोटे, भूल गए? पंडित के पुत्र होकर तुम एक नाम भी नहीं याद कर सकते, बड़े दुख की बात है। मुझे 5 नाम याद है, तुम्हें एक नाम भी याद नहीं। सुनो, तुम्हारे पिता का नाम है पंडित मंगरू ओझा, समझे? पंडित जी लड़कों की परीक्षा ले ही रहे थे कि उनके परम मित्र पंडित चिंतामणि ने द्वार पर आवाज दी। पंडित मोटे राम ऐसे घबराए कि सिर पैर खिसक न रही। लड़कों को भगाना ही चाहते थे कि पंडित चिंतामणि अंदर चले आए। दोनों सज्जनों में बचपन से गाढ़ी मैत्री थी। दोनों बहुधा साथ साथ भोजन करने जाते थे। यदि पंडित मोटे राम अव्वल रहते तो पंडित चिंतामणि के द्वितीय पद में कोई बाधक न हो सकता था। आज मोटे राम जी अपने मित्र को साथ नहीं ले जाना चाहते थे। उनको साथ ले जाना, अपने घर वालों में से किसी एक को छोड़ देना, और इतना महान आत्मत्याग करने के लिए वो तैयार बिल्कुल नहीं थे। चिंतामणि ने यह समारोह देखा तो प्रसन्न होकर बोले, क्यों भाई, अकेले ही अकेले? मालूम होता है आज कहीं गहरा हाथ मारा है। मोटे राम ने मुंह लटका कर, कैसी बातें करते हो मित्र, ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि मुझे कोई अवसर मिला हो और मैं तुम्हें सूचना न दूं। कदाचित वो समय ही बदल गया था, या फिर किसी ग्रह का फेर है। कोई झूठ में भी नहीं बुलाता है। पंडित चिंतामणि ने अविश्वास के भाव से कहा, कोई ना कोई बात तो मित्र अवश्य है, नहीं तो ये बालक क्यों जमा है? मोटे, तुम्हारी इन्हीं बातों पर मुझे क्रोध आता है। लड़कों की परीक्षा ले रहा हूँ, ब्राह्मण के लड़के हैं, 4 अक्षर पढ़े बिना इनको कौन पूछेगा? चिंतामणि को अब भी विश्वास न आया। उन्होंने सोचा लड़कों से ही इस बात का पता लग सकता है। फेंकू राम सबसे छोटा था, उसे से पूछा, क्या पढ़ रहे हो बेटा, हमें भी सुनाओ। मोटे राम ने फेंकू राम को बोलने का अवसर ही नहीं दिया। डरे कि ये तो सारा भंडा फोड़ देगा। बोले, अभी ये क्या पढ़ेगा, दिन भर खेलता है। फेंकू राम इतना बड़ा अपराध अपने नन्हे से सर पर क्यों लेता? बाल सुलभ गर्व से बोला, हमको तो याद है, पंडित सेतुराम पाठक। हम याद भी कर लें तो इस पर भी कहते हैं हरदम खेलता है। ये कहते हुए रोना शुरू कर दिया। चिंतामणि ने बालक को गले लगा लिया और बोले, नहीं बेटा, तुमने अपना पाठ सुना दिया है, तुम खूब पढ़ते हो। ये सेतुराम पाठक कौन है बेटा? मोटे राम ने बिगड़ कर कहा, तुम भी लड़कों की बातों में आते हो, सुन लिया होगा किसी का नाम। फेंकू से बोला, जा बाहर के। चिंतामणि अपने मित्र की घबराहट देखकर समझ गया कि कोई न कोई रहस्य अवश्य है। बहुत दिमाग लगाने पर भी सेतुराम पाठक का आशय उनकी समझ में न आया। अपने परम मित्र की इस कुटिलता पर मन में दुखित होकर बोला, अच्छा आप पाठ पढ़ाइए और परीक्षा लीजिए, मैं जाता हूँ। तुम इतने स्वार्थी हो इसका मुझे गुमान तक न था। आज तुम्हारी मित्रता की परीक्षा हो गई। पंडित चिंतामणि बाहर चले गए। मोटे राम जी के पास उन्हें मनाने के लिए समय न था। फिर परीक्षा लेने लगे। सोना ने कहा, मना लो, रूठे जाते हैं, फिर परीक्षा लेना। मोटे बोला, अरे जब कोई काम पड़ेगा मना लूंगा। निमंत्रण की सूचना पाते ही इनका सारा क्रोध शांत हो जाएगा। हाँ भवानी,
तुम्हारे पिता का क्या नाम है? बोलो। गंगू पांडे। और तुम्हारे पिता का नाम फेकू? फेकू। बता तो दिया, इस पर कहते हैं पढ़ता नहीं। मोटे, अरे तो हमें भी बता दो। फेकू। सेतुराम पाठक तो है? मोटे, बहुत ठीक, हमारा लड़का बहुत राजा है। आज तुम्हें अपने साथ बिठाएंगे और सबसे अच्छा माल तुम्ही को खिलाएंगे। सोना, अरे हमें भी कोई नाम बता दो। मोटे राम ने रसिकता से मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारा नाम है पंडित मोहन सरूल सुकुल। सोना देवी ने लजाकर सर झुका लिया। सोना देवी तो लड़कों को कपड़े पहनाने लगी। उधर फेंकू आनंद की उमंग में घर से बाहर निकला। पंडित चिंतामणि रूठ कर तो चले गए, पर कौतूहलवश अभी तक द्वार पर दुबके ही खड़े थे। इन बातों की भनक कितनी देर में उनके कानों में पड़ी, उससे या तो ज्ञात हो गया कि कहीं निमंत्रण है, पर कहाँ है, कौन कौन से लोग निमंत्रित हैं, ये ज्ञात ना हुआ। इतने में फेंकू बाहर निकला तो उन्होंने उसे गोद में उठा लिया और बोले, कहाँ न्योता है बेटा? अपनी जान में तो उन्होंने बहुत धीरे से पूछा, पर न जाने कैसे पंडित मोटे राम के कान में भनक पड़ गई। तुरंत बाहर निकल आए। देखा तो चिंतामणि जी फेंकू को गोद में लिए कुछ पूछ रहे। लपक कर लड़के का हाथ पकड़ लिया और चाहा कि उसे अपने मित्र की गोद से छीन ले, मगर चिंतामणि जी को अभी अपने प्रश्न का उत्तर न मिला था। अतः वो लड़के का हाथ छुड़ाकर उसे लिए हुए अपने घर की ओर भागे। मोटेराम भी ये कहते उनके पीछे दौड़े, अरे उसे क्यों लिए जाते हो, धूर्त कहीं का दुष्ट। चिंतामणि मैं कह देता हूँ, इसका नतीजा अच्छा न होगा, फिर कभी किसी निमंत्रण में नहीं ले जाऊंगा, समझे? भला चाहते हो तो उसे उतार दो। मगर चिंतामणि ने एक भी ना सुनी, भागते ही चले गए। उनकी देह अभी संभल के बाहर न हुई थी, दौड़ सकते थे, मगर मोटेराम जी को एक एक पग आगे बढ़ाना दुश्वार हो रहा था। भैंसे की भांति हाँपते थे और नाना प्रकार के विशेषणों का प्रयोग करते दुल्की चाल से चले जाते थे। यद्यपि प्रतिक्षण अंतर बढ़ता जाता था और पीछा न छोड़ते थे। अच्छी घुड़दौड़ थी। नगर के दो महात्मा दौड़ते हुए ऐसे जान पड़ते थे मानो दो गैंडे चिड़ियाघर से भाग आए हों। सैकड़ों आदमी तमाशा देखने लगे। कितने ही बालक उनके पीछे तालियां बजाते हुए दौड़े। कदाचित ये दौड़ पंडित चिंतामणि के घर पर ही समाप्त होती, पर पंडित मोटेराम धोती की ढीली हो जाने के कारण उलझ कर गिर पड़े। चिंतामणि ने पीछे फिरकर यह दृश्य देखा तो रुक गए और फेंकू राम से बोले, क्यों बेटा, कहानी का है? फेंकू, बता दें तो हमें मिठाई दोगे ना? हाँ दूंगा, बताओ। रानी के यहाँ। चिंता, कहाँ की रानी? फेंकू, ये मैं नहीं जानता, कोई बड़ी रानी है। नगर में कई बड़ी बड़ी रानियां थी। पंडित जी ने सोचा सभी रानियों के द्वार पर चक्कर लगाऊंगा, जहां भोज होगा वहां कुछ भीड़ भाड़ जरूर होगी, पता चल जाएगा। निश्चय करके वो लौट पड़े। सहानुभूति प्रकट करने अब कोई बाधा नहीं थी। मोटेराम जी के पास आए तो देखा कि वो पड़े कराह रहे हैं, उठने का नाम ही नहीं ले रहे। घबरा कर पूछा, अरे गिर कैसे पड़े मित्र, यहाँ कहीं गड्ढा भी तो नहीं है? मोटे, तुमसे क्या मतलब? तुम लड़के को ले जाओ, जो कुछ पूछना चाहो पूछ लो। चिंता, मैं ये कपट व्यवहार नहीं करता, दिल लगी की थी, तुम बुरा मान गए। अरे ले उठ तो बैठ, राम का नाम लेके। मैं सच कहता हूं, मैं कुछ नहीं पूछा। मोटे, चल झूठा। चिंता, जनेऊ हाथ में लेकर कहता हूं। मोटे, तुम्हारी शपथ का विश्वास नहीं। चिंता, तुम मुझे इतना धूर्त समझते हो? मोटे, इससे भी कहीं ज्यादा। तुम गंगा में डूबकर शपथ खाओ तो भी मुझे विश्वास नहीं होगा। चिंता, दूसरा ये बात कहता तो उसकी मूंछ उखाड़ लेता। मोटे, तो फिर आ जाओ। चिंता, पहले पंडिताइन से पूछ कर आओ। मोटेराम ये भस्मक व्यंग न सह सके, चट उठ बैठे और पंडित चिंतामणि का हाथ पकड़ लिया। दोनों मित्रों में मल्ल युद्ध होने लगा। दोनों हनुमान जी की स्तुति कर रहे थे और इतने जोर से गरज गरज कर मानो सिंह दहाड़ रहे हो। बस ऐसा जान पड़ता था मानो दो पीपे आपस में टकरा रहे हो। मोटे, महावीर विक्रम बजरंगी। चिंता, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। मोटे, जय 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 हनुमान गोसाई। चिंता, प्रभु रखिए लाज हमारी। मोटे, ये हनुमान चालीसा में नहीं है। चिंता, ये हमने स्वयं रचा है। क्या तुम्हारी तरह की यह रटंत विद्या है? जितना कहो उतना रच दें। मोटे, अब रचने पे आए तो एक दिन में 1 लाख स्तुतियां रच डालें, तो इतना अवकाश किसे है? दोनों महात्मा अलग खड़े होकर अपने रचना कौशल की डींगे मार रहे थे। मल्ल युद्ध शास्त्रार्थ का रूप धारण करने लगा, जो विद्वानों के लिए उचित है।
इतने में किसी ने चिंतामणि के घर जाकर कह दिया कि पंडित मोटेराम और चिंतामणि में बहुत बड़ी लड़ाई हो रही है। चिंतामणि जी 3 महिलाओं के स्वामी थे, कुलीन ब्राह्मण, पूरे 20 विश्वज्ञ, उस पर विद्वान भी, उच्च कोटि के, दूर दूर तक यजमानी थी। ऐसे पुरुषों को सब अधिकार है। कन्या के साथ जब प्रचुर दक्षिणा भी मिलती हो तब कैसे इनकार किया जाए। इन तीनों महिलाओं का सारे मोहल्ले में आतंक छाया हुआ था। पंडित जी ने उनके नाम बहुत ही रसीले रखे थे। बड़ी स्त्री को इमरती, मंझली को गुलाब जामुन और छोटी को मोहन भोग कहते थे। पर मोहल्ले वालों के लिए तीनों महिलाएं त्राय ताप से कम न थी। घर में नित्य आंसुओं की नदी बहती रहती। खून की नदी तो पंडित जी ने कभी नहीं बहाई, अधिक से अधिक शब्दों की ही नदियां बहाई थी। पर मजाल ना थी कि बाहर का आदमी किसी को। ये पंडित जी के नीति चातुर्य का सुफल था। ज्यों ही खबर मिली कि पंडित चिंतामणि पर संकट है, तीनों त्रिदोष की भांति कुपित होकर घर से निकली और उनमें जो अन्य दोनों जैसी मोटी नहीं थी, सबसे पहले समर भूमि में जा पहुंची। पंडित मोटेराम जी उसे आते देख समझ गए कि अब कुशल नहीं। अपना हाथ छुड़ाकर बगटुड़ भागे, पीछे फिर कर न देखा। चिंतामणि जी ने बहुत ललकारा पर मोटेराम के कदम रुके नहीं। चिंता बोली, अरे अजी भागे क्यों, ठहरो, कुछ मजा तो चखते जाओ। मोटे, अरे मैं हार गया भाई, अरे मैं हार गया। चिंता, अभी कुछ दक्षिणा तो लेते जाओ। मोटेराम ने भागते हुए कहा, अरे दया करो भाई, दया करो। 8 बजते बजते पंडित मोटेराम ने स्नान और पूजा करके कहा, अब विलंब नहीं करना चाहिए। पंखी तैयार है ना? सोना, पंखी लिए तो कब से बैठी हूँ, तुम्हें तो जैसे किसी बात की सुधी नहीं रहती। रात को कौन देखता है कि कितनी देर तक पूजा करते हो। मोटे, मैं तुमसे 1 नहीं 1000 बार कह चुका हूँ कि मेरे काम में मत बोला करो, समझे? तुम नहीं समझ सकते कि मैंने इतना विलंब क्यों किया। तुम्हें ईश्वर ने इतनी बुद्धि ही नहीं दी है। जल्दी जाने से अपमान होता है। लोग समझते हैं कि लोभी है, भुक्कड़ है, इसलिए चतुर लोग विलंब किया करते हैं, जिससे यजमान समझे कि पंडित जी को इसकी सुधि ही नहीं है। भूल गए होंगे, हैं? बुलावे को आदमी भेजे। इस प्रकार जाने में जो मान महत्व है, उमर भुक्खों की तरह जाने में क्या कभी हो सकता है? मैं बुलाने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, कोई न कोई आता ही होगा। लाओ थोड़ी पंखी, बालकों को खिला दी है ना? सोना, उन्हें तो मैंने सांझ को ही खिला दी थी। मोटे, कोई सोया तो नहीं? सोना, अरे आज भला कौन सोएगा, सब भूख भूख चिल्ला रहे थे तो मैंने 1 पैसे का चबेना मंगवा लिया। सब के सब ऊपर बैठे खा रहे हैं, सुनते नहीं हो, मारपीट हो रही है। मोटेराम ने दांत पीस कर कहा, जी चाहता है कि तुम्हारी गर्दन पकड़ कर ऐंठ दो। भला इस बेला चबेना मंगाने का क्या काम था है? चबेना खा लेंगे तो वहां क्या तुम्हारा सर खाएंगे? छीछे, जरा सी भी बुद्धि नहीं है इसका। सोना ने अपराध स्वीकार करते हुए कहा, हाँ भूल तो हो गई, पर सब के सब इतना कोलाहल मचाए हुए थे कि सुना ही नहीं जाता था। मोटे, रोते ही थे ना, रोने देती। रोने से उनका पेट न भरता, बल्कि भूख और खुल जाती। सहसा एक आदमी ने बाहर से आवाज दी, पंडित जी महारानी बुला रही हैं और लोगों को लेकर जल्दी से आओ। पंडित जी ने पत्नी की ओर गर्व से देखा, इसे निमंत्रण कहते हैं, अब तैयारी करनी चाहिए। बाहर आकर पंडित जी ने उस आदमी से कहा, तुम 1 क्षण को और ना आते तो मैं कथा सुनाने चला गया होता, मुझे बिल्कुल भी याद न थी। चलो हम बहुत शीघ्र आते हैं। 9 बजते बजते पंडित मोटेराम बाल गोपाल सहित रानी साहब के द्वार पर जा पहुंचे। रानी बड़ी विशालकाय एवं तेजस्विनी महिला थी। कार चौबीदार तकिया लगाए तख्त पर बैठी हुई। 2 आदमी हाथ बांधे पीछे खड़े थे। बिजली का पंखा चल रहा था। पंडित जी को देखते ही रानी ने तख्त से उठकर चरण स्पर्श किया और बालक मंडल को देखकर मुस्कुराती हुई बोली, इन बच्चों को आप कहां से पकड़ लाए? मोटे, तो करता क्या, सारा नगर छान मारा, किसी पंडित ने आना स्वीकार न किया। कोई किसी के यहाँ निमंत्रित है तो कोई किसी के यहाँ। तब मैं बहुत चकराया। अंत में मैंने उनसे कहा, अच्छा आप नहीं चलते तो हरी इच्छा, लेकिन ऐसा कीजिए कि मुझे लज्जित न होना पड़े। तब जबरदस्ती प्रत्येक के घर से जो बालक मिला उसे पकड़कर लाना पड़ा। क्यों फेंकूराम, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? फेंकूराम ने गर्व से कहा, पंडित सेतुराम पाठक। रानी, भाई बालक तो बड़ा होनहार है। और बालकों को भी उत्कंठा हो रही थी कि हमारी भी परीक्षा ली जाए। लेकिन जब पंडित जी ने उनसे कोई प्रश्न नहीं किया और उधार रानी से फेंकूराम की प्रशंसा कर दी, तब तो वे अधीर हो उठे। भवानी बोला, मेरे पिता का नाम है पंडित गंगू पांडे।
छेदी बोला, मेरे पिता का नाम है दमड़ी तिवारी। बेनीराम बोला, अरे मेरे पिता का नाम है पंडित मंगरू ओझा। अलगू राम समझदार था, चुपचाप खड़ा रहा। रानी ने उससे पूछा, तुम्हारे पिता का क्या नाम है जी? अलगू राम को इस वक्त पिता का निर्दिष्ट नाम याद न आया, न यही सूझा कि कोई और नाम ले ले। हत बुद्धि सा खड़ा रहा। पंडित मोटे राम ने जब उसकी ओर दांत पीस कर देखा तब रहा सहा हवास भी गायब हो गया। फेंकू राम ने कहा, हम बता दें भैया भूल गए। रानी ने आश्चर्य से पूछा, क्या आपने पिता का नाम भूल गया? ये तो विचित्र बात देखी। मोटे राम ने अलगू के पास जाकर कहा, कहाँ से है? अलगू राम बोल उठा, केशव पांडे। हाँ। रानी, तो अब तक क्यों चुप था? मोटे, अरे कुछ ऊंचा सुनता है सरकार। रानी, मैंने सामान तो बहुत सा मंगवाया है, सब खराब होगा, लड़के क्या खाएंगे? मोटे, सरकार इन्हें बालक न समझे, इनमें जो सबसे छोटा है ये 2 पत्तल खा उठेगा। सामने पत्तलें पड़ गई और भंडारी चांदी की थाली में से एक उत्तम पदार्थ ला लाकर परोसने लगा। तब पंडित मोटे राम जी की आंखें खुल गईं। उन्हें आए दिन निमंत्रण मिलते रहते थे, पर ऐसे अनुपम पदार्थ कभी सामने न आए। घी की ऐसी सौंधी सुगंध उन्हें कभी न मिली थी। प्रत्येक वस्तु से केवड़े और गुलाब की लपटें उठ रही थी। घी टपक रहा था। पंडित जी ने सोचा, ऐसे पदार्थों से कभी पेट भर सकता है क्या? मनो खा जाऊं, फिर भी खाने को जी चाहे। देवतागण इससे उत्तम और कौन पदार्थ खाते होंगे? इनसे उत्तम पदार्थों की तो कल्पना भी नहीं हो सकती। पंडित जी को इस वक्त अपने परम मित्र पंडित चिंतामणि की याद आ गई। अगर वो होते तो रंग जम जाता। उनके बिना रंग थोड़ा फीका है। यहाँ दूसरा कौन है जिससे लाग डांट करूं? लड़के 2 पत्तलों में चे बोल जाएंगे। सोना कुछ साथ देगी, मगर कब तक? चिंतामणि के बिना रंग न घटेगा। मुझे ललकारेंगे, मैं उन्हें ललकारूंगा। उस उमंग में पत्तलों की कौन गिनती? हमारी देखा देखी लड़के भी डट जाएंगे। बड़ी भूल हो गई, ये ख्याल मुझे पहले ना आया। रानी साहब से कहूं, बुरा तो ना मानेंगी? जो कुछ भी हो, एक बार जोर तो लगाना ही चाहिए। तुरंत खड़े होकर रानी साहब से बोले, सरकार आज्ञा हो तो कुछ कहूं। रानी, कहिए कहिए महाराज, क्या किसी वस्तु की कमी है? मोटे, नहीं सरकार, किसी बात की नहीं। ऐसे उत्तम पदार्थ तो मैंने कभी देखे ही न थे। सारे नगर में आपकी कीर्ति फैल जाएगी। मेरे एक परम मित्र पंडित चिंतामणि जी हैं, आज्ञा हो तो उन्हें भी बुला लूं। बड़े विद्वान कर्मनिष्ठ ब्राह्मण हैं। उनकी जोड़ का इस नगर में कोई दूसरा नहीं है। मैं उन्हें निमंत्रण देना भूल गया, अभी सुधी आई। रानी, आपकी इच्छा हो तो बुला लीजिए, मगर आने जाने में देर होगी और भोजन भी परोस दिया गया है। मोटे, मैं अभी आता हूं सरकार, दौड़ता जाऊंगा। रानी, मेरी मोटर ले लीजिए। जब पंडित जी चलने को तैयार हुए तब सोना ने कहा, तुम्हें क्या आज हो गया है जी, उसे क्यों बुला रहे हो? मोटे, अरे कोई साथ देने वाला भी तो होना चाहिए। सोना, तो क्या मैं तुमसे दब जाती? पंडित जी ने मुस्कुराकर कहा, तुम जानती नहीं, घर की बात और है, दंगल की बात और। पुराना खिलाड़ी मैदान में जाकर जितना नाम करेगा उतना नया पट्टा थोड़ी न कर सकता है। वहां बल का काम नहीं, साहस का काम है। बस यहाँ भी वही हाल समझो, झंडे गाड़ दूंगा, समझ लेना। सोना, कहीं लड़के सो गए तो? मोटे, तो और भूख खुल जाएगी, जगह मैं लूंगा। देख लेना, आज वो तुम्हें पछाड़ देगा, उसके पेट में भी तो सनीचर है। मोटे, बुद्धि की सर्वत्र प्रधानता रहती है। यह न समझो कि भोजन करने की कोई विद्या ही नहीं, इसका भी एक शास्त्र है, जिसे मथुरा के शनिश्चरानंद महाराज ने रचा है। चतुर आदमी थोड़ी सी जगह में गृहस्थी का सब सामान रख देता है। अनाड़ी बहुत सी जगह में यही सोचता है कि कौन सी वस्तु कहाँ रखूं। गंवार आदमी पहले से ही हकबक हबक कर खाने लगता है और चट एक लोटा पानी पी के अफरा जाता है। चतुर आदमी बड़ी सावधानी से खाता है। उसको कौर कौर नीचे उतारने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती। देर तक भोजन करते रहने से वो सुपाच्य भी हो जाता है। चिंतामणि मेरे सामने क्या ठहरेगा? उधर चिंतामणि अपने आंगन में उदास बैठे थे। जिस प्राणी को वो अपना परम हितैषी समझते थे, जिसके लिए वो अपने प्राण तक देने को तैयार थे, उसी ने आज उनके साथ बेवफाई कर दी। बेवफाई नहीं की, उन्हें उठाकर दे मारा। पंडित मोटे राम के घर से तो कुछ जाता ना था। अगर वो चिंतामणि जी को साथ ले जाते तो क्या रानी साहब उन्हें धुतकार देती? स्वार्थ के आगे कौन किसको पूछता है। उन अमूल्य पदार्थों की कल्पना करके चिंतामणि के मुंह से लार टपकी हुई जा रही थी। अब सामने पत्तल आई होगी, अब थाने में अमृतियां लिए भंडारी जी आए होंगे। ओहो, कितनी सुंदर सुंदर कोमल कुरकुरी रसीली अमृतियां होंगी।
अब बेसन के लड्डू आए होंगे। आहा, कितने सुडौल, मेवे से भरे हुए, घी से तरातर लड्डू मुंह में रखते ही घुल जाते होंगे, जीभ भी ना डुलानी पड़ती होगी। आहा, अब मोहन भोग आया होगा। हाय रे दुर्भाग्य, मैं यहाँ पड़ा सड़ रहा हूँ और वहां ये बहार। बड़े निर्दयी हो मोटे राम, तुमसे इस निष्ठुरता की आशा नहीं थी। अमृति देवी बोली, तुम इतना दिल छोटा क्यों करते हो जी? पितृपक्ष तो आ ही रहा है, ऐसे ऐसे न जाने कितने आएंगे। चिंतामणि, आज किसी अभागे का मुंह देख कर उठा था। लाओ तो पत्रा देखूं कैसा मुहूर्त है। अब रहा नहीं जाता, सारा नगर छान डालूंगा, कहीं तो पता चलेगा। नासिका भी अब दाहिनी चल रही है। एकाएक मोटर की आवाज आई। उसके प्रकाश से पंडित जी का सारा घर जगमगा उठा। खिड़की से झांकने लगे तो मोटे राम को मोटर से उतरते देखा। एक लंबी सांस लेकर चारपाई पर गिर पड़े। मन में कहा कि दुष्ट भोजन करके अब यहाँ मुझे बखान करने आया है। अमृति देवी ने पूछा, कौन है डरजार, इतनी रात को जगावत है? मोटे, हम हैं हम, गाली मत दो। अमृति, अरे दूर मुँह छाव से, तय कौन है? कहते हैं हम हैं हम, को जाने तक कौन है? मोटे, अरे हमारी बोली नहीं पहचानती हो? खूब पहचान लो, हम हैं तुम्हारे देवर। अमृति, ए दूर, तोरे मुंह में काल आगे तो लहास उठे, हमारे देवर बना थे, दरजार कहीं के। मोटे, अरे हम हैं मोटे राम शास्त्री, क्या इतना भी नहीं पहचानती? चिंतामणि घर में है। अमृति ने किवाड़ खोल दिया और तिरस्कार भाव से बोली, अरे तुम थे तो नाम क्यों नहीं लिया? जब इतनी गालियां खा ली तो बोल निकले, क्या है, क्या? मोटे, कुछ नहीं, चिंतामणि जी को शुभ संवाद देने आया हूँ, रानी साहब ने उन्हें याद किया है। अमृति, भोजन के बाद बुलाकर क्या करेंगी? मोटे, अरे अभी भोजन कहाँ हुआ है, मैंने जब इनकी विद्या, कर्मनिष्ठा, सद्विचार की प्रशंसा की तब वो मुग्ध हो गई। मुझसे कहा कि उन्हें मोटर पर लाओ। क्या वो सो गए? चिंतामणि चारपाई पर पड़े पड़े सुन रहे थे। जी में आता था चलकर मोटे राम के चरणों पर गिर पड़ूं। उनके विषय में अब तक जितने कुत्सित विचार उठे थे सब लुप्त हो गए। ग्लानि का आविर्भाव हुआ और रोने लगे। अरे भाई, आते हो या सोते ही रहोगे? ये कहते हुए मोटे राम उनके सामने जाकर खड़े हो गए। चिंता, तब क्यों न ले गए जब इतनी दुर्दशा कर लिए, तब आए हो? अभी तक पीठ में दर्द हो रहा है। मोटे, अजी तरमाल खिलाऊंगा कि सारा दर्द वर्द भाग जाएगा। तुम्हारे यजमानों को भी ऐसे पदार्थ मैसर न हुए होंगे, आज मैं तुम्हें बध कर पछाड़ूंगा। चिंता, तुम बेचारे मुझे क्या पछाड़ोगे? सारे शहर में कोई ऐसा माई का लाल दिखाई नहीं देता, हमारे शनिचर का ईस्ट है, समझे? मोटे, अजी यहाँ वर्षों की तपस्या है, भंडारे का भंडारा साफ कर देते हैं और इच्छा ज्यों की त्यों बनी रहती है। बस ये समझ लो कि भोजन करके हम खड़े नहीं रह सकते, चलना तो दूर बात है, गाड़ी पर लद कर आते हैं। चिंता, तो ये कौन सी बड़ी बात है, यहाँ तो टिकटी पर उठा कर लाए जाते हैं, ऐसे ऐसी डगारे लेते हैं कि जान पड़ता है कि बम का गोला छूट रहा है। एक बार खोपिया पुलिस ने बम गोले के संदेह में घर की तलाशी तक ले ली थी। मोटे, झूठ बोलते हो, कोई इस तरह नहीं डकार मार सकता, समझे? चिंता, अच्छा तो आके सुन लेना, डर के अगर भाग ना जाओ तो कहूंगा। एक क्षण में दोनों मित्र मोटर पर बैठे और मोटर चली। रास्ते में पंडित चिंतामणि को शंका हुई कि कहीं ऐसा ना हो कि पंडित मोटे राम का पिछलग्गू समझा जाऊं, मेरा यथेष्ट सम्मान ना हो। उधर पंडित मोटे राम को भी भय हुआ कि कहीं ये महाशय मेरे प्रतिद्वंदी न बन जाएं और रानी साहब पर अपना रंग न जमा लें। दोनों अपने अपने मंसूबे बांधने लगे। जो ही मोटर रानी के भवन में पहुंची, दोनों उतरे। मोटे राम चाहते थे कि पहले मैं रानी के पास पहुंच जाऊं और कह दूं कि पंडित जी को ले आया, और चिंतामणि चाहते थे कि पहले मैं रानी के पास पहुंचूं और अपना रंग जमा दूं। दोनों कदम बढ़ाने लगे। चिंतामणि हल्के होने के कारण जरा आगे बढ़ गए। पंडित मोटे राम दौड़ने लगे, चिंतामणि भी दौड़ने लगे, घुड़दौड़ सी होने लगी। मालूम होता था कि दोनों गैंडे भागे जा रहे हैं। अंत में मोटे राम ने हाँफते हुए कहा, अरे राजसभा में दौड़ते हुए जाना उचित नहीं है। चिंता, तो तुम धीरे धीरे जाओ ना, दौड़ने को कौन बोलता है? मोटे, जरा रुक जाओ, मेरे पैर में थोड़ा कांटा गड़ गया है। चिंता, तो निकाल लो भैया, तब तक मैं चलता हूँ। मोटे, मैं न कहता तो रानी तुझे पूछती भी ना। मोटे राम ने बहुत बहाने किए
पर चिंतामणि ने एक भी ना सुनी। भवन में पहुंचे, रानी साहब बैठी कुछ लिख रही थी और रह रहकर द्वार की ओर ताक रही थी कि सहसा पंडित चिंतामणि उनके सामने आ खड़े हुए और स्तुति करने लगे। हे यशोदे, तू बाल केशो मुरार नामा। रानी, क्या मतलब? अपना मतलब कहो। चिंता, सरकार को आशीर्वाद देता हूँ। सरकार ने इस दास चिंतामणि को निमंत्रित करके कितना अनुग्रसित यानी अनुग्रहित किया है, उसका बखान शेषनाग अपनी सहस्त्र जिह्वा द्वारा भी नहीं कर सकते। रानी, तुम्हारा इनाम चिंतामणि है, वे कहाँ गए पंडित मोटेराम शास्त्री? चिंता, अब पीछे आ रहा है सरकार, मेरे बराबर आ सकता है भला, मेरा तो शिष्य है। रानी, अच्छा तो वो आपके शिष्य हैं? चिंता, मैं अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करना चाहता सरकार, विद्वानों को नम्र होना चाहिए, पर जो यथार्थ है वो तो संसार जानता है ना। सरकार, मैं किसी से वाद विवाद नहीं करता, ये मेरा अनुशीलन अभीष्ट नहीं। मेरे शिष्य भी बहुधा मेरे गुरु बन जाते हैं, पर मैं किसी से कुछ नहीं कहता, जो सत्य है सत्य ही रहता है। इतने में पंडित मोटेराम भी गिरते पड़ते हाँफते हुए आ पहुंचे और देख करके चिंतामणि भद्रता और सभ्यता की मूर्ति बनकर खड़े हैं, देवोपम शांति के साथ खड़े हो गए। रानी, पंडित चिंतामणि बड़े साधु प्रकृति एवं विद्वान हैं, आप उनके शिष्य हैं, फिर भी वे आपको अपना शिष्य नहीं कहते? मोटे, सरकार, मैं इनका दासानुदास हूँ। चिंता, जगत तारणी, मैं इनका चरण रज हूँ। मोटे, रिपुतल संहारणी, मैं इनके द्वार का कुकुर हूँ। रानी, आप दोनों सज्जन पुरुष हैं, एक से एक बढ़े हुए, चलिए भोजन कीजिए। सोना रानी बैठी पंडित मोटेराम की राह देख रही थी। पति की इस मित्र भक्ति पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। बड़े लड़कों के विषय में तो कोई चिंता नहीं थी, लेकिन छोटे बच्चों के सो जाने का भय था। उन्हें किससे कहानियां सुना कर बहला रही थी। भंडारी ने आकर कहा, महाराज चलिए। दोनों पंडित जी आसन पर बैठ गए। फिर क्या, बच्चे कूद कूद कर भोजनालय में आ पहुंचे। देखा तो दोनों पंडित दो वीरों की भांति आमने सामने डटे, दोनों अपना अपना पुरुषार्थ दिखाने के लिए अधीर हो रहे हैं। चिंता, भंडारी जी, तुम परोसने में बड़ा विलंब करते हो, क्या भीतर जाकर सोने लगते हो? भंडारी, चुपाई मारे बैठे रहो है, जौन कुछ हो ही सब आई जाई, घबराए का नहीं होत, तुम्हारे सिवाय और कौनो जीवैया नहीं बैठा है। मोटे, भैया भोजन करने के पहले कुछ देर सुगंध का स्वाद तो ले लो। चिंता, अजी सुगंध गया चूल्हे भाड़ में, सुगंध देवता लोग लेते हैं, आपने लोग तो भोजन करते हैं। मोटे, अच्छा बताओ पहले किस चीज पर हाथ फेरोगे? चिंता, मैं जाता हूँ, भीतर से सब चीजें एक साथ लिए आता हूँ। मोटे, अरे धीरज धरो भैया, सब पदार्थों को आ जाने दो हैं, ठाकुर जी का भोग तो लग जाए। चिंता, अरे तो बैठे क्यों हो भैया, तब तक भोग ही लगाओ हैं? एक बाधा तो मिटे, नहीं तो लाओ मैं चटपट भोग लगा देता हूँ, व्यर्थ देर करोगे हैं। इतने में रानी आ गई। चिंतामणि सावधान हो गए, रामायण के चौपाइयों का पाठ करने लगे। रहा एक दिन अवध आधारा, समुझत मन दुख भयो उपारा। कौशलेश दशरथ को जाए, हम पितु बचन मानी बन आए। उलटी पलटी लंका कपि जारी, कूद पड़ा तब सिंधु मझारी। जहि पर जाकर सत्य सनेहु, सो तेहि मिले न कुछ संदेहु। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमान हृदय अति भाए। पंडित मोटेराम ने देखा कि चिंतामणि का रंग जमता जा रहा है, तो वो भी अपनी विद्वत्ता प्रकट करने को व्याकुल हो गए। बहुत दिमाग लगाया, पर कोई श्लोक, कोई मंत्र, कोई कविता याद न आई। तब उन्होंने सीधे सीधे राम नाम का पाठ शुरू कर दिया। राम भज राम भज राम भज राम भज रे मन। इन्होंने इतने ऊंचे स्वर से जाप करना शुरू किया कि चिंतामणि को भी अपना स्वर ऊंचा करना पड़ा। मोटेराम और जोर जोर से गरजने लगे। इतने में भंडारी ने कहा, महाराज अब भोग लगाइए। ये सुनकर उस प्रतिस्पर्धा का अंत हुआ। भोग की तैयारी हुई, बाल वृंद सजग हो गए। किसी ने घंटा लिया, किसी ने घड़ियाल, किसी ने शंख, किसी ने करताल। चिंतामणि ने आरती उठा ली। मोटेराम मन में ऐठ कर रह गया। रानी के समीप जाने का अवसर उनके हाथ से निकल गया, पर किसे मालूम था कि विधिवाम उधार कुछ और एक कुटिल क्रीड़ा कर रहा है। आरती समाप्त हो गई। भोजन शुरू होने को ही था कि एक कुत्ता न जाने किधर से आ निकला। पंडित चिंतामणि के हाथ से लड्डू थाल में गिर गया। पंडित मोटेराम अचकचा कर रह गए। सर्वनाश! चिंतामणि ने मोटेराम से इशारे में कहा, अब क्या कहते हो मित्र?
कोई उपाय निकालो, यहाँ तो कमर टूट गई। मोटे राम ने लंबी सांस खींचकर कहा, अब क्या हो सकता है? ये ससुर आया किधर से, ये बताओ पहले। रानी पास में ही खड़ी थी, उन्होंने कहा, अरे कुत्ता किधर से आ गया भाई, ये रोज बंधा ही रहता था, आज कैसे छूट गया? अब तो रसोई भ्रष्ट हो गई। चिंता, सरकार आचार्यों ने इस विषय में। मोटे, सरकार कोई हर्ष नहीं, सरकार कोई हर्ष नहीं है। सोना, भाग्य फूट गया, जोहत आधी रात बीत गई, तभी विपत्ति फाट पड़ी। चिंता, सरकार स्वान के मुख में अमृत होता है। मोटे, तो अब आज्ञा हो तो चलें। रानी, हाँ और क्या, मुझे बड़ा दुख है कि इस कुत्ते ने आज बड़ा अनर्थ कर डाला। तुम बड़े गुस्ताख हो गए टॉमी। भंडारी, ये पत्तल उठाकर मेहतर को दे दो। चिंता, सोना से छाती फटी जाती है। सोना को बालकों पर दया आई। बेचारे इतनी देर देवोपम धैर्य के साथ बैठे थे, बस चलता तो कुत्ते का गला घोट देती। बोली, लड़कन का तो दोष नहीं परत है, इन्हें काहे नहीं खाए दे तो को। चिंता, मोटे राम महादुष्ट है, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। सोना, ऐसे तो बड़े विद्वान बने रहे, अब काहे नहीं बोलत बनाता है? मुंह में दही जम गया है क्या? जी भाई नहीं खुल रही है। चिंता, सत्य कहता हूँ, रानी को चकमा दे देता, उस दुष्ट के मारे सब खेल बिगड़ गया, सारी की सारी अभिलाषाएं मन में रह गई। ऐसे पदार्थ अब कहाँ मिलेंगे भाई? सोना, सारी मनुष्यई निकल गई, घरे में गर्जे के शेर हैं। रानी ने भंडारी को बुलाकर कहा, इन छोटे छोटे 3 बच्चों को खिला दो, ये बेचारे भूखों क्यों मरे। क्यों फेकुराम, मिठाई खाओगे? फेकू, इसीलिए तो आए हैं। रानी, कितनी मिठाई खाओगे? फेकू, बहुत सी, इतनी। अच्छी बात है, जितनी खाओगे उतनी मिलेगी, पर मैं जो बात पूछूं वो बतानी पड़ेगी, बताओगे ना? हाँ बताऊंगा, पूछिए ना। झूठ बोले तो एको मिठाई नहीं मिलेगी, समझे? फेंकू, मत दीजिएगा, मैं झूठ बोलूंगा ही नहीं। रानी, अपने पिता का नाम बताओ। मोटे, बालकों को हरदम सब बातें स्मरण नहीं रहती, उसने तो आते ही बता दिया था। रानी, मैं फिर पूछती हूँ, इसमें आपकी क्या हानि है? चिंता, नाम पूछने में कोई हर्ज नहीं है। मोटे, तुम चुप रहो चिंता, नहीं तो ठीक नहीं होगा। मेरे क्रोध को अभी तुम जानते नहीं हो, दबा बैठूंगा तो रोते भागोगे, समझे? रानी, आप तो व्यर्थ ही इतना क्रोध कर रहे हैं। बोलो फेकुराम, चुप क्यों? फिर मिठाई नहीं पाओगे। चिंता, महारानी की इतनी दया दृष्टि तुम्हारे ऊपर है, बता दो बेटा। मोटे, चिंतामणि जी, मैं देख रहा हूँ तुम्हारे अधीन आ गए हैं, और नहीं बताता तुम्हारा साझा आए वहां से बड़े बड़े खैर ख्वाह बन के आए। सोना, अरे हाँ, लड़कन से ये सब पवारा से का मतलब? तुमका धर्म परे मिठाई दो, न धर्म परे न दो। ई कहा कि बाप का नाम बताओ तब मिठाई देंगे। फेकुराम ने धीरे से कोई नाम लिया। इस पर पंडित जी ने उसे इतने जोर से डांटा कि उसकी आधी बात मुंह में ही रह गई। रानी, क्यों डांटते हो? उसे बोलने क्यों नहीं देते हो? बोलो बेटा। मोटे, आप हमें अपने द्वार पर बुलाकर हमारा अपमान कर रही हैं। चिंता, इसमें अपमान की तो कोई बात नहीं है भाई। मोटे, अब हम इस द्वार पर कभी नहीं आएंगे, यहाँ सत्पुरुषों का अपमान किया जाता है। अलगू, कहिए तो मैं चिंतामणि को एक पटकन दे दूं। मोटे, नहीं बेटा, दुष्टों को परमात्मा स्वयं दंड देगा। चलो चलते हैं यहाँ सब, अब भूल कर यहाँ नहीं आएंगे। खाना न खिलाना, द्वार पर बुलाकर ब्राह्मणों का अपमान करना, तभी तो देश में आग लगी हुई है। चिंता, मोटे राम, महारानी के सामने तुमने इतनी कटु बातें कही, ये ठीक नहीं है। मोटे, तुम बस चुप रहे ना, नहीं तो सारा का सारा क्रोध तुम्हारे सर पे आएगा। माता पिता का पता नहीं, ब्राह्मण बनने चले। तुम्हें कौन कहता है ब्राह्मण है? चिंता, जो कुछ मन चाहे कह लो, चंद्रमा पर थूकने से थूक अपने मुंह पर पड़ेगा। जब तुम धर्म का एक लक्षण नहीं जानते, तब तुमसे क्या बात करूं? ब्राह्मण को धैर्य रखना चाहिए। मोटे, पेट के गुलाम हो, ठकुर सुहाती कर रहे हो, एक आध पत्तल मिल जाए, यहाँ मर्यादा का पालन करते हैं। चिंता, कह तो दिया भाई कि तुम बड़े, मैं छोटा है, अब और क्या करूं? तुम सत्य कहते रहोगे, मैं ब्राह्मण नहीं शूद्र हूं, ऐसा भी कहोगे तुम। रानी, ऐसा न कहिए चिंतामणि जी, इसका बदला न लिया तो कहना। ये कहते हुए पंडित मोटे राम बालक वृंद के साथ बाहर चले आए और भाग को कोसते हुए घर को चल दिए। बार बार पछता रहे थे कि दुष्ट चिंतामणि को क्यों बुलाने गया। सोना ने कहा, भंडा फूटत फूटत बच गया, फेकुआ नाव बताए देत
काहे रे, अपने बाप के नाम बता देते। और क्या, वो तो सच सच पूछ रहे थे ना। मोटे, चिंतामणि ने रंग जमा लिया, अब वो आनंद से भोजन करेगा। सोना, तुम्हारे को विद्या काम ना आई, वो तो बाजी मार लेगा हैं। मोटे, मैं तो जानता हूँ, रानी ने जानबूझकर कुत्ते को बुला लिया। सोना, मैं तो ओकरा मुंह देखकर ताड़ गई थी, हमका पहचान गई। इधर तो ये लोग पछताते चले जा रहे थे, उधर चिंतामणि की 5 उंगली घी में थी, आसन मारे भोजन कर रहे थे। रानी अपने हाथों से मिठाइयां परोस रही थी, वार्तालाप भी खूब हो रहा था। रानी, बड़ा धूर्त है, मैं बालकों को देखते ही समझ गई, अपनी स्त्री को भेष बदल कर लाते उसे लज्जा न आई। चिंता, मुझे कोस रहे होंगे। रानी, मुझसे उड़ने चला था, मैंने भी कहा था बच्चा तुमको ऐसी शिक्षा दूंगी कि उम्र भर याद करोगे। टॉमी को बुला लिया। चिंता, सरकार की बुद्धि धन्य है। तो श्रोताओं, सहकार रेडियो पर अभी आप सुन रहे थे मशहूर कहानीकार प्रेमचंद की कहानी निमंत्रण। कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। कार्यक्रम के बारे में आपकी राय आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। फेसबुक पर जुड़ने के लिए हमारा पेज लाइक करें और यूट्यूब पर कार्यक्रम पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आप व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के साथ लगातार हमारे कार्यक्रम पाना चाहते हैं तो 9617226783 पर अपने व्हाट्सएप अकाउंट से अपना नाम और जिला लिख कर भेजें। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। तो कहानियों का कारवां यूं ही आगे बढ़ता रहेगा। अगले रविवार को फिर मिलेंगे किसी और कहानी के साथ। दीजिए इजाजत मुझे यानी सुनील को। नमस्कार। सहकार रेडियो पर आप सुन रहे थे कहानियों का कारवां।